मैं तमाम उम्र गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। एक और छोटी सी बात, मंजिल में ही जाएगी भटके हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में सेंट जोसेफ विश्व मोहिनी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इस प्रांगण में आयोजित इस अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग के आयोजन के लिए इस संस्थान के चेयरमैन श्री अनिल कुमार सिन्हा जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे अवसर दिया, ये सीखने का अवसर दिया और यहाँ आने का अवसर दिया। बिहार में हर वो संस्थान, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को देखकर बहुत खुशी होती है जब उनके पास अपना स्कूल भी होता है, और मैं उसको बड़ी आशा के साथ देखता हूँ। और इस पूरी आशा में जब ये कार्यक्रम का जो शीर्षक है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब इसको देखता हूँ तो और खुशी होती है। संस्थान की प्रिंसिपल डॉक्टर सुप्रिया कुमारी जी, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर अवध किशोर रॉय साहब, मेरे विद्वान साथी परम मित्र परम आदरणीय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी, प्रोफेसर बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं प्रोफेसर ललित कुमार साहब, प्रोफेसर DN सिंह साहब, डॉक्टर रमा मैडम, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी साहब, प्रोफेसर मसूद आलम खान जी, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र अरविंद कुमार मिलन जी, डॉक्टर मौसमी जी, प्रशांत सागर जी, और ये जो पूरा ताना बाना हम देख रहे हैं, इस ताने बाने के सूत्रधार जिनकी वजह से हम सब हैं यहाँ पर, ऐसे मेरे परम प्रिय परम आदरणीय प्रोफेसर राजेश कटना करिए कलर पहने था यार छे ना, और इस पूरे ताने बाने का श्रेय जितना श्री सिन्हा साहब को जाता है, मुझे लगता है कि मुझसे सहमत होंगे कि राकेश कुमार जी को उचित श्रेय दिया जाना चाहिए, उनसे ज़्यादा। धन्यवाद सर। और ये जो शीर्षक आपने चुना है इस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने है, हम सब जानते हैं कि क्या महत्व है इस प्रोग्राम का, और खास करके इस सेमिनार की जो थीम है इसका क्या महत्व है, और विशेष करके तब जब मैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में खड़ा हूँ, और ऐसे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जिसके प्रांगण में स्कूल भी है। आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। आज से लगभग 16 वर्ष पहले की बात है। मैं उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के एक करता था, और ई लर्निंग पर मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें एक प्रोफेसर को बुलाया था, और ऐसे प्रोफेसर जिनका ई लर्निंग के ऊपर किताब थी, और जब वो आए और सेशन शुरू हुआ तो उनका अपना जो प्रेजेंटेशन था उसको संभालने में दिक्कत आ रही थी। और ये बात, इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़े होकर के हम कथनी और करनी में अंतर को और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तकनीकी जो है वो चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। तकनीकी अब चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। और जब मैं कह रहा हूँ कि तकनीकी चॉइस नहीं है, कंपल्शन है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो कोविड-19 का हमने भयावह दौर देखा, उस दौर में हमने सिर्फ एक ट्रेलर देखा है तकनीकी का। अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है, खास करके तब जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व को देखते हैं। और इसलिए विशेष धन्यवाद फिर से देता हूं सिन्हा साहब को, राकेश जी को, कि उन्होंने रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये सेमिनार आयोजित किए हैं, जहां बहुत सारे भविष्य के टीचर्स बैठे हुए हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है, उस गैप को दूर करना होगा, और उस गैप को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो टीचर एजुकेशन है, जिसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। तकनीकी एक ऐसा पक्ष है जिसमें रोज बदलाव आ रहे हैं। आप रोज सुबह सो के उठेंगे और तकनीकी में कुछ बदलाव आ चुका होगा।
और ये जो बदलाव है, इस बदलाव में जो जनरेशन गैप है उसके साथ भी मुझे हम सबको कोप अप करना होगा। और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती कि तकनीकी को सीखने में मुझे भी दिक्कत होती है, जबकि मैं अपने आप को तकनीकी से रोज जोड़ कर रखे रखता हूँ। एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात कहता हूँ। जब मैं शांति निकेतन छोड़ करके चंपारण आया ज्वाइन करने के लिए, और मैंने ज्वाइन किया तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक बहुत ही हाई फाई स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल कराया, उसका डेमो शुरू हुआ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनरेशन गैप को कैसे कोप अप करें। तो उस डेमो में जब मैं बैठा तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमांड्स समझने में दिक्कत हो रही थी। और जैसे ही उस दिक्कत को मैंने महसूस किया, मैंने सबसे पहले काम किया, उस डेमोन्स्ट्रेशन को रोका, अपने मास्टर्स एमए के फर्स्ट सेमेस्टर के 4 बच्चों को बुलाया और उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो भी प्रक्रिया हुई उसका जिम्मेदार कोऑर्डिनेटर बना दिया। और फिर उन्होंने जिस गति से सीखा वो काबिल तारीफ था, और फिर हमने धीरे 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 उनसे सीख लिया। तो ये जो तकनीकी है, इसमें जो लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, इसे कोप अप करना हमारे लिए जरूरी भी है, चिंता भी है, लेकिन इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हम जनरेशन गैप को कोप अप करते जाएंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में चिंता राधाकृष्णन जी लिखते हैं, टीएस इलियट साहब की 4 लाइनों को कोट करके वो लिखते हैं, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, द साइकिल ऑफ इवेंट इन 20th century bring us farther from God and nearer to dust। विजडम कहाँ है, प्रज्ञा कहाँ है, विवेक कहाँ है, उसको हमने नॉलेज में, ज्ञान में खो दिया। तो फिर ज्ञान कहाँ है, उसको हमने सूचनाओं में खो दिया। और जब ये चिंता हम जानते हैं राधाकृष्णन कमीशन से, और तब जब हम तकनीकी के इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तकनीकी की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, तकनीकी हमारा अभिन्न अंग बन रही है, बन गई है, और ये चॉइस नहीं कंपल्शन है, ऐसी स्थिति में टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का दायित्व और बढ़ जाता है, ताकि वो तकनीकी को इस तरह से अपनाएं कि हम जो इंफॉर्मेशन से नॉलेज से विजडम, इंफॉर्मेशन टू नॉलेज टू विजडम, उस विजडम तक हम पहुंचे, क्योंकि तकनीकी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अक्सर अपने भाषणों में एक व्यंग्य सुनाता हूँ स्वामी रंगनाथानंद जी का। स्वामी रंगनाथानंद से एक बार पूछा गया कि स्वामी जी शिक्षा क्या है, स्वामी जी शिक्षा क्या है? तो उनका जवाब बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक रहस्यमयी चीज है। बहुत जब आप इस बात को सुन रहे हैं तो मेरी तरफ अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें जुड़ेगी। वो कहते, जब स्वामी रंगनाथन से पूछा गया स्वामी जी शिक्षा क्या है, वो कहते हैं शिक्षा कोई रहस्यमयी चीज है जो प्रोफेसर के लेक्चर नोट से निकलती है, स्टूडेंट के नोटबुक में पहुंच जाती है, कलम के माध्यम से, बिना दोनों का दिमाग इस्तेमाल हुए। ये जो व्यंग है, ये व्यंग हमको ये कहता है, ये बताता है ये व्यंग कि ऐसी स्थिति में जब हम डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमको और सतर्क होना है, ताकि हम इंफॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम। अच्छा, जब मैंने राधाकृष्णन कमीशन कहा, टीएस इलियट साहब कहा, तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं। तो मैं अगर मॉडल बात करूं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेटेडनेस की, जो अपनी टैक्सोनॉमी को 4 स्टेजेस में लेके जाती है, चाहे वो इन्फॉर्म्ड से, कल्चर्ड से, इमेंसिपेटेड से, सेल्फ रियलाइज्ड। तो ये जो इंफॉर्मेशन से, कल्चर से, इमेंसिपेशन से सेल्फ रियलाइजेशन तक जाना है, इसके लिए भी तकनीकी में हमको वो इनपुट लाने होंगे, ताकि वो जो विजडम की बात है, रिफ्लेक्शन की बात है, चिंतन की बात है, वो आ सके। राष्ट्रीय शिक्षा, अब ये जो सेमिनार है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इस पर 2-3 मिनट लूंगा। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हम ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट जब आप देखेंगे, खास करके तब जब आप कस्तूरी रंजन साहब की चिट्ठी देखें, कवरिंग लेटर जिसके माध्यम से वो पूरा ड्राफ्ट सबमिट कर रहे हैं, तो वो कवरिंग जो लेटर है, उस कवरिंग लेटर में वो लिख रहे हैं कि ये जो पूरा एफर्ट है, पूरा प्रयास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, ये 5 आधार स्तंभों पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा जो प्रयास है, ये 5 आधार स्तंभों पर आधारित है। पहला आधार स्तंभ है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस इज 1, इक्विटी इज 2, क्वालिटी इज 3, अफोर्डेबिलिटी इज 4 एंड अकाउंटेबिलिटी इज 5।
So access is 1, equity is 2, quality is 3, affordability is 4 and accountability is 5. तो ये जो पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट है, ये इन 5 आधार स्तंभों पर आधारित है। और जब इन आधार स्तंभों पर आधारित है, तो मैं तकनीकी का महत्व कहाँ देखता हूँ, उस पर आपका ध्यान चाहता हूँ 2 मिनट। पहले पिलर को अगर उदाहरण के रूप में हम देखें, एक्सेस, पहुंच, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट कहता है, और ये आशीष श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट कह रहा है 26.3% से GER को 50% ले जाना है उच्च शिक्षा की दुनिया में, और स्कूली शिक्षा की दुनिया में इस GER, जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, इसको 100% ले जाना है। तो उच्च शिक्षा की दुनिया में 26.3% के GER को 50% ले जाना है, स्कूल एजुकेशन की दुनिया में इस GER को 100% ले जाना है। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, उन सब को अपने अपने सामाजिक परिवेश का अनुभव है, और वो इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जब 26.3% GER है, तो हमारे संस्थानों के हालात क्या हैं, और जब ये 50% होगा, तो किस तरह के कितने संस्थान और चाहिए होंगे। और इस बात की कल्पना करने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट को अगर हम ध्यान में लाएं, तो नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट 2005 में कहती है कि उस समय के इंटरनेशनल GER को प्राप्त करने के लिए भारत को 2500 विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी। तो 26 प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 26.3% के GER को 50% ले जाना है एक्सेस पिलर के अंदर। अब इस बात को जब हम देखते हैं, तो मैं 2 बातों पर और आपका ध्यान चाहता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट हम सब जानते हैं 29 जुलाई 2020 को आया, और 1 वर्ष के बाद जब इसका पहला 1 वर्ष पूरा हुआ, तो शिक्षा मंत्रालय ने कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी थे, और उस भाषण को अगर आप लोगों ने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज आप उसको एक बार सुन सकते हैं। और ये मैं भाषण का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस भाषण में आप देखेंगे तो वो बार बार टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, डिजिटल इंटरवेंशन, डिजिटल लर्निंग जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और इतनी कॉमन सेंस सब में है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं तो हर एक शब्द का मतलब होता है। तो ये जो डिजिटल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, डिजिटल लर्निंग, इनका वो बार बार कह रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर कुछ महीने के बाद भारतीय परिदृश्य में डिजिटल यूनिवर्सिटी भी अनाउंस हो जाती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आप में से जिन लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट पढ़ा हो, अंग्रेजी वर्जन का डॉक्यूमेंट में रेफर कर रहा हूं यहाँ पर, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6, इन दोनों पृष्ठों पर पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, वो है एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बोथ इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इन गवर्नेंस। तो आप एक्सेस पिलर को देखिए, उनके मंतव्यों को देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट के सिद्धांत को देखिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और कोविड-19 ने जो हमको टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाया उसको देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये तकनीकी है ये चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। एक लाइन में अपनी जब टीचर ट्रेनिंग की क्लासेस में जाता हूं तो मैं एक लाइन सुनाता हूं अपने टीचर ट्रेनिंग्स को कि दीमकों को पढ़ना तो नहीं आता पर चाट जाती है किताब। दीमकों को पढ़ना तो नहीं आता पर चाट जाती है किताब। आजकल तो वैसे लाइब्रेरी में जाने का फैशन कम हो गया है, बट मैं एक बार सिन्हा साहब को फिर से धन्यवाद दूंगा। आप ऐसे जिन लोगों ने इनकी लाइब्रेरी देखी है, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देख के जाएंगे। मैंने छोटा सा नाम लिया और बहुत सुंदर कलेक्शन है इनका, और मुझे पता नहीं कैसे आज के जो पब्लिशर है उनके आतंक से आप बच पाए, लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो जिन लोगों को लाइब्रेरी में जाने का अनुभव हो वो देख सकते हैं कि वो सेक्शन जो बहुत वर्षों से ना टच किया गया हो, किताबों को उठाएंगे तो दीमक खा जाती है किताब, पूरा का पूरा वहाँ छेद हो जाता है। तो दीमकों को पढ़ना तो नहीं आता पर चाट जाती है किताब। अपने स्टूडेंट को ऐसा दीमक बनने से बचाना है। कहने का आशय है कि उसको चिंतन के स्तर पर लेकर आना है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से विजडम पर लेकर के आना है। क्योंकि टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए एक सवाल मैं अपने कक्षाओं में जाकर अक्सर पूछता हूँ। यहाँ मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ना तो मुझे कोई उत्तर चाहिए, लेकिन इसका उत्तर अपने आप को दीजिए। प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी
और प्रोफेसर ज्ञानदेव जी, हम लोग पिछले 2-3 दिन से लगातार साथ साथ हैं और ये सवाल जो पहले आ रहा है मंच पर वो पूछ रहा है कि इस सभा में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट पढ़ा है। पढ़ा है तो आप बधाई के पात्र हैं, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ने की प्रतिज्ञा लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट आए लगभग 3 साल हो गया है। मैं एक मजाक कर रहा हूँ आजकल कि 3 तरह के लोग पॉलिसी पर बोल रहे हैं। पहला वो जिन्होंने पॉलिसी बिल्कुल नहीं पढ़ी और पॉलिसी पर बोल रहे हैं, दूसरा वो जिन्होंने आधी पॉलिसी पढ़ी और पूरे पर बोल रहे हैं, और तीसरे वो जिन्होंने पूरी पॉलिसी पढ़ी और पूरे पर बोल रहे हैं। तो पॉलिसी को पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। खैर, एक सवाल हम लोग पूछते हैं अपने टीचर ट्रेनिंग की क्लास में कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग्स बैठे हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जाए तो वो तुरंत इसका जवाब देंगे, एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। जैसे ही उत्तर आता है, अगला सवाल पूछता हूं कि आप इस ऑल राउंड डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, तो फिर इसका उत्तर आता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट of a student means balanced development of cognitive domain, affective domain, psychomotor domain। यानी संतुलित विकास हेड का, हार्ट का और हैंड का। किसी भी समाज में अगर हमने कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का बैलेंस डेवलपमेंट किया तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत महत्वपूर्ण इंटेंट है। और चूंकि ये शिक्षा का उद्देश्य है, इसलिए हेड, हार्ट और हैंड में बैलेंस करना है और टेक्नोलॉजी के खतरे को यही समझना होगा। टेक्नोलॉजी के खतरे को यही समझना होगा, क्योंकि और जब मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, टेक्नोलॉजी चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। नंबर 1। नंबर 2, टीचर वॉज इम्पोर्टेंट, टीचर इज इम्पोर्टेंट, टीचर विल रिमेन इम्पोर्टेंट। शिक्षक महत्वपूर्ण था, शिक्षक महत्वपूर्ण है, शिक्षक महत्वपूर्ण रहेगा। नंबर 3, टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल करें, टेक्नोलॉजी हमको कंट्रोल ना करे। नंबर 4, टेक्नोलॉजी हमारा साधन है, साध्य नहीं। टेक्नोलॉजी मीन्स है, एंड नहीं। और जब हम एक शिक्षक के रूप में तकनीकी को जब तक हम साधन के रूप में देखेंगे, तब तक कोई समस्या नहीं है। हम इंफॉर्मेशन की भी बात करेंगे, हम नॉलेज की भी बात कर लेंगे, हम विजडम की भी बात कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम टेक्नोलॉजी को साध्य के रूप में देखेंगे, ये जो बैलेंस डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, यानी हेड, हार्ट और हैंड, इसमें असंतुलन आएगा और उस असंतुलन को हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल करें, टेक्नोलॉजी हमको कंट्रोल ना करे। मैं जब शांति निकेतन में था तो मैंने एक अमेरिकन प्रोफेसर को होस्ट किया। वो प्रोफेसर साहब आए और वो अमेरिकन सिस्टम की बहुत तारीफ कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन अच्छा है, अच्छा होगा। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर आशीष श्रीवास्तव जैसा छोटा आदमी कोई सवाल उठाए, वो उसकी हैसियत नहीं है। अमेरिकन सिस्टम पर मैं कोई सवाल उठा पाऊं, ऐसी मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, भारत में तमाम कमियों के बावजूद स्टूडेंट का रिवॉल्वर लेके आना और टीचर को गोली मारना बचा है, जो आप यहाँ का रेगुलर टीचर है। और ये इसलिए मैंने कहा, क्योंकि उन लोगों के सिस्टम में कॉग्निटिव डोमेन यानी हेड के ऊपर बहुत फोकस हो गया, हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपेक्षित रह गया। जबकि भारतीय परंपरा में हम सब जानते हैं, भारत में शिक्षा कभी भी राज्य का विषय नहीं रही थी। 200 साल पहले भारत में शिक्षा हमेशा समाज का विषय रही थी। और जब ये समाज का विषय थी तो हेड महत्वपूर्ण था, हार्ट महत्वपूर्ण था, हैंड महत्वपूर्ण था। इसलिए टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको मीन्स के रूप में देखेंगे, एंड के रूप में नहीं देखेंगे। हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देंगे। उसको साधन के रूप में देखेंगे, साध्य के रूप में नहीं देखेंगे। और तब हम वहां पहुंचेंगे जहां हमसे शिक्षा हमारे स्टूडेंट को ले जाने के लिए अपेक्षित है। विवेकानंद, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन विवेकानंद जी का जिक्र मैं अक्सर करता हूँ। विवेकानंद जी एक बड़ी सुंदर एनालॉजी देते हैं। मुझे लगता है कि टीचर एजुकेशन यहाँ का जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का एम्बियंस है, जिस तरह का वातावरण है, इस वातावरण में मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपने विवेकानंद की किताब शिक्षा, उसका टाइटल है शिक्षा, हिंदी में शिक्षा, बांग्ला में शिक्षा और अंग्रेजी में एजुकेशन, रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जब मैंने खरीदी थी 8 रुपए की थी, अब 24 रुपए की सुनाई हो गई है। उस किताब में एनालॉजी देते हैं, वो बड़ी सुंदर एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से हम सरसों के बीज को हाथ पर रखकर पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरह से हम पढ़ा नहीं सकते।
तो सरसों के बीज को पेड़ बनाना है तो क्या करना होगा? मिट्टी में डालना होगा, पानी डालना होगा, धूप दिखानी होगी, सुरक्षा करनी होगी। तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, पेड़ बनने की पोटेंशियल सीड में है। विवेकानंद जी कहते हैं यही चीज एक शिक्षक के साथ लागू होती है। और इसलिए जब मैं पूरी एजुकेशन की डेफिनेशंस को रिविजिट करता हूं तो मुझे विवेकानंद की डेफिनेशन सबसे सुंदर डेफिनेशन लगती है, जहां वो कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। और शिक्षक का काम क्या है? उस परफेक्शन को बाहर लेकर के आना। इसलिए भी हमको इस बात को समझना होगा कि तकनीकी सिर्फ एक साधन है ताकि उस परफेक्शन को हम बाहर निकालें। जॉन डीवी साहब का एक स्टेटमेंट बहुत कोट करता हूं, लगभग सारे भाषणों में कोट करता हूं। जॉन डीवी साहब कहते हैं, इफ वी टीच टुडे एज वी टॉट यस्टरडे देन वी रॉब द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो। हम आज वैसा ही पढ़ाएं जैसा हमने कल पढ़ाया था तो हम आने वाले बच्चों के भविष्य को बर्बाद करेंगे। इसका मतलब क्या है? चेंज इज इनएविटेबल। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस परिवर्तन के साथ इस परिवर्तन को जिसने आत्मसात कर लिया वो उसने सस्टेन भी किया, उसने ग्रोथ भी लिया और वो समाज आगे बढ़ा। और जिसने जो परिवर्तन की धारा के विरोध में गया वो समाज खड़ा नहीं पाया। इसलिए इस सच्चाई को हमें स्वीकारना होगा कि हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़े होकर के टेक्नोलॉजी के महत्व पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप में से जो बच्चे बैठे हैं पीछे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे हैं। अगर देखे हैं तो आप सब बधाई के पात्र हैं, नहीं देखे हैं तो आज ही आप जाइए यूएनडीपी की साइट खोलिए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल खोलिए, उसमें भी गोल नंबर 4 देखिए और उस गोल नंबर 4 के अगेंस्ट 7 टारगेट्स हैं। उन 7 टारगेट्स को पढ़िए और जब आप इन 7 टारगेट्स को पढ़ेंगे तो आप इन पूरी बदली हुई परिस्थितियों में हमसे क्या अपेक्षा है उस बात को हम समझ पाएंगे। मैं आजकल पिछले लगभग मुझे लगता है मंच में जितने लोग बैठे हैं सब मुझसे सहमत होंगे। पिछले 2.5 साल से हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने लिए तो इसका बहुत महत्व मानता हूँ। 9.3D राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट खोलिएगा, 9.3 पे जाइएगा, उसमें डी सेक्शन में जाइएगा। वो कहता है रिवैम्पिंग करिकुलम, रिवैम्पिंग पेडागॉजी, रिवैम्पिंग असेसमेंट, रिवैम्पिंग स्टूडेंट सपोर्ट। और इस रिवैम्पिंग में जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की, टीचर ट्रेनिंग्स की, टीचर एजुकेशन की, टीचर एजुकेटर की जो भूमिका होगी वो सर्वविदित है। अभी रिसेंटली यूजीसी का गाइडलाइन आया है मल्टी डिसिप्लिनैरिटी के ऊपर। अगर आपने वो गाइडलाइन देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आज आप देखिए। उस गाइडलाइन में वो बिल्कुल साफ कह रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी भी विश्वविद्यालय में सेंटर स्टेज लेने जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा तर्क है। और उस तर्क को कम से कम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे स्टेक होल्डर्स को बात समझनी चाहिए। और इसकी चिंता शुरू होती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लिखते हैं, पीपल इन दिस कंट्री हैव बीन स्लो टू रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज ए प्रोफेशन फॉर व्हिच इंटेंसिव प्रिपरेशन इज नेसेसरी एज इट इज इन एनी अदर प्रोफेशन। भारत के लोग ये जानने में, मानने में, स्वीकारने में सुस्त रहे हैं, धीमे रहे हैं कि टीचर बनने के लिए भी इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए। बाकी प्रोफेशन में समझ में आ गया, हमको इंजीनियरिंग में समझ में आ गया, डॉक्टरी में समझ में आ गया, मैनेजमेंट में समझ में आ गया, लेकिन टीचर बनने के लिए इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए। इस बात को जानने में, मानने में हम स्लो रहे हैं। ये आशीष श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं, ये राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लिख रहे हैं अपनी चिंता। और इस चिंता को NCFTE का जो डॉक्यूमेंट है, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंडेटरी है इसको पढ़ना लिखना। इस डॉक्यूमेंट को जब आप खोलेंगे, NCFTE डॉक्यूमेंट खोलेंगे, प्रीफेस खोलेंगे, बिल्कुल पहला पैराग्राफ यही है जो मैंने बोला, पीपल इन दिस कंट्री हैव बीन स्लो टू रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज ए प्रोफेशन फॉर व्हिच इंटेंसिव प्रिपरेशन इज नेसेसरी एज इट इज इन एनी अदर प्रोफेशन। तो ये चिंता 48-49 में थी और ये चिंता 2009 में थी। लेकिन इस चिंता का उत्तर आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में इस चिंता का उत्तर आता है 15.9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को आज खोलिएगा, 15.9 पढ़िएगा। मेरे शोधार्थी हैं जो 15.9 पर पूरी PhD कर रहे हैं और 15.9 कहता है
कि अब यूनिवर्सिटी सिस्टम जो भी लोग PhD करने के लिए आ रहे हैं, ये मानते हुए कि वो भविष्य के शिक्षक बनेंगे, करिकुलम पर, पेडागोजी पर, असेसमेंट पर, स्टूडेंट सपोर्ट पर, टीचिंग पर उनको सर्टेन क्रेडिट कोर्सेज करने होंगे। और जब ये होगा तो निश्चित रूप से एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंटर स्टेज देगा। प्रोफेसर ललित कुमार जी बहुत अनुभवी प्रोफेसर हैं और बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है, स्टेट एजुकेशन सिस्टम, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। प्रोफेसर DN सिंह सर हैं, प्रोफेसर चौधरी साहब हैं, वो भी इस बात से सहमत हुए कि अब यहाँ पर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंपल्सरी मैंडेटरी और उसको सेंटर स्टेज में लाने की बात है। इसलिए टीचर ट्रेनिंग जो यहाँ बैठे हैं, मैं कम से कम अगले 20 वर्षों तक, 30 वर्षों तक आपका भविष्य बहुत उज्जवल देख रहा हूँ। अगर आप अपने अंदर वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट एक बड़ी स्पष्ट बात कह रहा है कि एजुकेशन में जो है मूव टूवर्ड्स लेस कंटेंट। हमारे करिकुलम ओवरबर्डन्ड है। मैं एक शिक्षक के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति फोकस कर रही है, इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को हम साधन माने, साध्य नहीं। हम कंट्रोल करें, हमको कंट्रोल ना किया जाए। कबीर दास जी का एक दोहा है, आप सबने सुना होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति किसी चीज की जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भों में 21वीं सदी के संदर्भों में तकनीकी के महत्व पर बातचीत कर रहे हैं, तो जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमको समझना होगा। जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि हम वो इंफॉर्मेशन टू नॉलेज टू विजडम का जो पक्ष है उस पर हम ठीक से पहुंच सकें। हम सब एक एजुकेशन के जो लोग हैं और भी समाज के बहुत सारे तबके इस बात को समझते हैं। हम सब IQ का हमने सुना है। IQ क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशेंट। हमने SQ भी सुना है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। हमने EQ भी सुना है, इमोशनल क्वोशेंट। सो IQ सुना था इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ सुना था इमोशनल क्वोशेंट, SQ सुना है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। अब एक और Q आ गया है जिसको आजकल हम DQ कह रहे हैं, डिजिटल क्वोशेंट। और इसलिए प्रोफेसर राकेश कुमार जी इसके विशेष विशेषज्ञ हैं, और जब उनका टर्न आएगा उस पर मुझे लगता है जरूर कहीं ना कहीं वो प्रकाश डालेंगे TPACK पर। TPACK जिसको हम TPACK कह रहे हैं, पिछले 5-7 सालों से उस पर हम बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल, असेसमेंट, कंटेंट, नॉलेज। और इस TPAK में एक A है जिसको एंड के रूप में यूज कर रहे हैं, मैं उसको A को असेसमेंट के रूप में यूज कर रहा हूँ। और इसलिए शिक्षक बनने के लिए, खास करके जो टीचर ट्रेनिंग करते हैं, इनकी दृष्टि से कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपके पास होगी तब आप अच्छे शिक्षक बनेंगे, पेडागोजिकल नॉलेज होगी तब अच्छे शिक्षक बनेंगे, असेसमेंट की नॉलेज होगी तब अच्छे शिक्षक बनेंगे, कंटेंट नॉलेज तो एसेंशियल है ही। सो टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल, असेसमेंट एंड कंटेंट नॉलेज। अब ये तो मैं अभी तक एक तरह का फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स खड़ा कर रहा था। अब मैं थोड़ा रियलिटी पर आता हूँ और एक रिपोर्ट आपसे साझा करता हूँ, अस्मा की रिपोर्ट। अस्मा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने रिपोर्ट देखी है। अगर देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आज इसको देख सकते हैं। और अगर आपको मिलने में, इस रिपोर्ट को प्राप्त करने में कोई मुश्किल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दूंगा। अस्मा, ASMA। अस्मा का फुल फॉर्म हुआ एडॉप्शन ऑफ सोशल मीडिया इन एकेडमिया। और ये जो इसकी 2 रिकमेंडेशन मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, आई ओपनिंग रिकमेंडेशन है। और जब मैं इस रिकमेंडेशन को आपसे साझा कर रहा हूँ तो जो शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, उस शब्द को गौर से सुनिएगा। अस्मा की रिपोर्ट कहती है, इंडियाज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मार्केट, आई एम अंडरलाइनिंग, इंडियाज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच to $30.8 billion by 2025 with a CAGR of 42.5%। यानी 2025 तक भारत में शैक्षिक तकनीकी का बाजार $30.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें वार्षिक जो ग्रोथ होगी वो 42.5% से होगी। और जब इतना बड़ा बाजार इंटरवीन करेगा तो उसका असर हम पर कैसे आएगा, नीड कैसे क्रिएट की जाएगी, ये सब हम समझते हैं। एक और बात, यही रिपोर्ट एक और बात कह रही है एज ए डिसीजन मेकर ऑफ एन एजुकेशन इंडस्ट्री, आई एम अंडरलाइनिंग दिस इंडस्ट्री। तो क्या रिपोर्ट कह रही है, एज ए डिसीजन मेकर ऑफ एन एजुकेशन इंडस्ट्री you must be aware that India is leading
India is leading the educational technology revolution in the 21st century, and the reasons are cultural transformation, increasing education demand, and advanced technologies. और इसलिए सिन्हा साहब और राकेश जी को फिर से एक बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये सेमिनार किया। और जैसा मुझे पता चला है कि पहला नेशनल सेमिनार है, इतने अच्छे, इतने जो तैयारी है, उस तैयारी से पता चल रहा है कि कितनी आपका जो भाव है वो कितना शानदार है। वो भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनका ये जिक्र बार बार रिपीटेडली ये डॉक्यूमेंट कर रहा है। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए, जितनी बातें हुई सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और अपने अपने संस्थानों में हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब अपने अपने संस्थानों में लौट करके जाएं और अपने संस्थानों को 6 डोमेन्स में बांटें। 6 डोमेन्स में कौन से वो 6 डोमेन होंगे? एडमिशन मैनेजमेंट डोमेन उसमें से एक होगा, कैंपस प्लेसमेंट मैनेजमेंट दूसरा होगा, इंस्टीट्यूट ऑपरेशन मैनेजमेंट तीसरा होगा, एल्यूमिनाई मैनेजमेंट चौथा होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट पांचवा होगा और लर्निंग मैनेजमेंट छठवां। अगर हम अपने अपने संस्थानों को इन 6 डोमेन्स में बांटें और इन 6 डोमेन्स को अलग अलग देखें तो आप इस बात की कल्पना बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में इन सारे डोमेन्स में अपना प्रभाव डाल रही है। एक और चैलेंज आता है जिसके लिए फिर ये इस तरह के कार्यक्रम बधाई के पात्र बनते हैं। डिसिप्लिनैरिटी की जब बात करते हैं तो पॉलिसी कहती है कि हाईएस्ट रिकमेंडेशन है, और ये जो मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का आइडिया है ये हमको समझ में आ जाए, इसलिए वो तक्षशिला नालंदा जैसे संस्थानों को कोट करते हैं, उन संस्थानों से निकले हुए लोगों को कोट करते हैं, बाणभट्ट कादम्बरी की 64 कलाओं का जिक्र करते हैं, ताकि मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की बात हमको समझ में आ जाए। और जैसे ही मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की बात आती है तो अभी एक रिसेंट अनुभव हुआ जिसमें प्रिंसिपल साहब मुझसे कह रहे थे कि अब तो हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने पूछा भाई क्यों आप ऐसा सोच रहे कि आपका कॉलेज बंद हो जाएगा? तो बोले मल्टीडिसिप्लिनैरिटी करनी है, हमारे पास तो जगह नहीं है। तो मैंने कहा ये तो सुन लिया आपने, लेकिन वो वाला पक्ष नहीं पड़ा कि 26.3% से 50% GER पहुँचाना है। तो 26.3% से अगर 50% GER पहुँचाना है तो कॉलेज खुलेंगे या कॉलेज बंद होंगे? ऐसे ही कॉलेज कम है तो कोई संस्थान बंद नहीं होगा। जिनके पास स्पेस है, जैसे मुझे लगता है कि जितनी मेरी सिन्हा साहब से बात हुई, इनके पास वो स्पेस है कि वो मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का इंटेंशन इसी सेटअप में क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो क्रिएट करेंगे तो ये मल्टीडिसिप्लिनैरिटी सेटअप पे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने आप लोकेट हो जाएगा। जहाँ ये स्पेस नहीं है वहाँ क्लस्टरिंग होगी, जहाँ ये स्पेस नहीं है वहाँ क्लस्टरिंग होगी, और उस क्लस्टरिंग से हमारा मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का जो आइडिया है वो प्राप्त होगा। एक डॉक्यूमेंट यूजीसी ने अपलोड किया था, ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द कॉन्सेप्ट, ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द कॉन्सेप्ट। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मुझे लगता है कि विशेष करके जो विद्यार्थी और शोधार्थी हैं उनको एक बार जरूर देखना चाहिए, खास करके वो टीचर ट्रेनीज जिनको अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष संस्थानों में आना है। तो किस तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं, उन परिवर्तनों को हम मूर्त रूप में विजुअलाइज कर सकें, इसलिए ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द कॉन्सेप्ट, ये जो डॉक्यूमेंट है ये हम सबको देखना बहुत ज़रूरी है। एक और चिंता है जो हमने टेक्नोलॉजी या तो रेंट की या तो इंपोर्ट की, टेक्नोलॉजी हमने रेंट की या हमने इंपोर्ट की। तो पहले तो हमको अपना एक इंडिजिनस सिस्टम देखना होगा ताकि टेक्नोलॉजी को हम आत्मसात कर सकें, नंबर 1। और नंबर 2, सोसाइटी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, सोसाइटी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। समाज को इसके लिए हमें तैयार करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। मेरा अनुभव कहता है कि बहुत सारे लोग पार्ट 1 पार्ट 2 तो पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 छोड़ दे रहे हैं। आपसे इस आग्रह के साथ कि इस 2 आग्रह करूंगा मैं। नंबर 1 कि इस पूरे डिलीवरेशन में 2 दिन में जो कुछ भी आपके पास निकल करके आए, जो विचार, जो कंसेप्ट, जो आइडियाज आपके सामने आए, उनको डॉक्यूमेंट करें, अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करें और अलग अलग संस्थानों को भी भेजें, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम पार्ट 3 ऑफ द पॉलिसी जिसमें टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन का जिक्र है, उसको हम ध्यान से पढ़ें। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी
को साधन के रूप में ही देखेंगे और जो विश्व गुरु की जो कल्पना हम कर रहे हैं शायद वहाँ तक हम पहुँचेंगे। आप सब ने मुझे ये अवसर दिया, सीखने का ये अवसर दिया, यहाँ आने का अवसर दिया, आप सबको विशेष धन्यवाद।